यदि आ के बाद फिर पुनः आ जाता है तब, अगर पुनः आ आता है तब आपका बड़ा आ जाता है, बन जाएगा। जब ई हो, ई के बाद ये फिर पुनः ई आ जाता है तब आपका बड़ी ई बन जाता है। ये ऊ है, ऊ के बाद ये ऊ आता है, छोटा ऊ है, तब क्या बनता है, बड़ा ऊ बन जाएगा। अब तक संख्या 4 थी, एक बढ़ गया 5, एक यहां बढ़ गया 6, एक यहां बढ़ गया आपका 7। अब 4 से संख्या कितनी हो गई, 7। और कैसे है, यदि छोटा आ या बड़ा आ का संयोग ई से कर दिया जाता है तब आपका ए बन जाता है। जब आ का संयोग आपके ओ से कर दिया जाता है तो आपका ओ बन जाता है। अब संख्या आपकी 2 बढ़ गई, 7 + 2 = 9, 7 + 2 = 9। अब यदि आ हो, छोटा आया बड़ा आ, जब भी आप कहा जाएगा इसमें तो छोटा आया बड़ा आ चाहे जो हो, छोटा हो या बड़ा चाहे जिसकी बात हो। अब इसमें जैसे आपका आ हो या ए आता है, जिसके बाद यहाँ पर आपका आई बन जाता है। यदि आ के बाद ओ आता है तो आपका अ बन जाता है। तब 9 + 2 = आपकी 11। स्वर की संख्या जो प्रमाणित है वो 11 मानी जाती है। तो जो मूल स्वर है, मूल स्वर के द्वारा एक अन्य स्वर बनते हैं, उसको हमने इस बोर्ड पर स्पष्ट कर दिया है। और इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से समझ लेते हैं तो हमें आगे संधि पढ़ने में भी सरलता मिलेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर के अगले विभाजन अर्थात दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे दीर्घ कहने से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ का तात्पर्य क्या होता है, बड़ा। लेकिन किससे बड़ा, ह्रस्व से बड़ा, अर्थात जो छोटा है उसी से बड़ा होगा। कहने का तात्पर्य क्या होगा, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ बनेगा, दीर्घ का अर्थ बड़ा। बड़ा का तात्पर्य क्या है, ह्रस्व की अपेक्षा बड़ा, ह्रस्व की अपेक्षा बड़ा स्वर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ह्रस्व एक मात्रिक है तो दीर्घ आपका 2 मात्रिक होगा। दीर्घ स्वर 2 मात्रिक या द्विमात्रिक स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर को और क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक बड़ा स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहा जाता है। अब आपको गुरु तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन संधि स्वर क्या है, संधि स्वर के विषय में हम थोड़ा या इस प्रकार से कह सकते हैं कम स्थानों पर मिलता है, लेकिन फिर भी जो सही है उसे हमें जानना जरूरी है। संधि का तात्पर्य क्या होता है, 2 अलग अलग का एक साथ जो संयोग होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब 2 अलग अलग का संयोग हो उसे हम संधि कहते हैं। चाहे वह युद्ध हो, अगर युद्ध क्षेत्र है उसमें 2 व्यक्तियों का योग होगा। अब यहाँ हम भाषा पढ़ रहे हैं तो वर्णों का योग होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जब 2
दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या है आपकी 7। ये दीर्घ स्वर जो है कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। अभी हमने जो मूल स्वर चारों थे उनको निकाल देते हैं स्वर में, जो शेष बचता है वो आपके दीर्घ स्वर है। जैसे आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा, ए, आए, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर क्यों कहा जाता है? हमने बताया संधि स्वर में 2 वर्णों का योग होगा। जैसे आपका आ है, आ में छोटा आ धन बड़ा आ का योग है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? संधि स्वर। बड़ी ई है, इसमें छोटी ई धन छोटी ई का योग होगा, इसलिए यह भी आपके संधि स्वर कही जाएगी। वो है छोटा ऊ धन छोटा ओ, इसमें इन दोनों का योग हो रहा है, इसलिए यह भी दीर्घ है। इसमें किसका योग है? आ है, छोटी ई है, इससे योग बन रहा है। इसमें आ है और ए है, इसकी योग से बन रहा है। इसमें आ है प्लस ऊ है, इसकी योग से बन रहा है। इसमें आ है प्लस ओ है, इसकी योग से बन रहा है। अब संधि का तात्पर्य यह है कि विपरीत भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है। यहाँ हमने देखा सामान्य की स्थिति है, सामान्य की स्थिति है, लेकिन यहाँ इन चारों में विपरीत की स्थिति है, लेकिन संधि तो है। अब ए, ओ, आए और औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब संयुक्त का तात्पर्य क्या होता है? संयुक्त का अर्थ क्या है? संयुक्त का अर्थ यह होता है कि विभिन्न रूपों को जब एक रूप में आकर्षित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, उन्हें हम संयुक्त कहते हैं। अब दोनों भिन्न भिन्न हैं, दो भिन्न भिन्न रूपों को, जैसे यहाँ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके पश्चात छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तीन की योग से आपका ए ही बनेगा। ये भिन्न भिन्न हो गए। अब उसमें छोटा आ छोटी ई भी आ सकता है, बड़ा आ छोटी ई भी आ सकता है, छोटा आ बड़ी ई भी आ सकता है, बड़ा आ और बड़ी ई भी आ सकता है, स्वतंत्र है। इसमें किसका किसका योग है? इसमें छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके पश्चात छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तब क्या बनेगा? आपका ओ बनता है। ये में क्या है? छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके पश्चात एक ए आता है, तो आपका आई बनता है। इसमें क्या है? छोटा आ हो या बड़ा आ हो के पश्चात यदि ओ आता है तो क्या बनेगा? आपका औ बनता है। ठीक, स्पष्ट हो रहा है? हाँ, एक पॉइंट इसमें और नोट करना है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। अच्छा, ये गुना क्या है? हम कैसे जानेंगे कि 1 गुना समय लग रहा है?
उसकी अपेक्षा जब अधिक समय लगता है तो उन्हें हम दो मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक, तो हो गए स्वर के दूसरे प्रकार। अब हम पढ़ते हैं स्वर के अगले प्रकार, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसे आप नोट कर लीजिए। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का तात्पर्य क्या है? यह दीर्घ स्वर की अपेक्षा, किसके? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या हम कह सकते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर की अपेक्षा अधिक समय लेता है, अधिक समय उच्चारण में लगता है, उच्चारण में लगता है। ठीक, या जैसे संधि गणना करते समय मात्र दो ही नियम बताए गए हैं, एक ह्रस्व का, एक गुरु का। अब इसके लिए क्या करते हैं? संधि में इसे, छंद गणना में इसे तीन के रूप में प्रदर्शित या दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, तीन के रूप में लिखा जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम मिलता है, इसका प्रयोग संस्कृत में अत्यधिक मिलता है। इन प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? प्लुत की स्वर की संख्या, जैसे आपके जो दीर्घ स्वर हैं, जो दीर्घ स्वर हैं उन्हीं का तो आगे बढ़ेगा। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। 7 आगे बढ़ता है, 7 को आगे बढ़ाकर 3 के रूप में प्रदर्शित। जो 2 है वही तो 3 होंगे, जो 1 है अगर उनका दीर्घ हो तो 2 होगा, 2 होगा तो दीर्घ होगा। 7 ये हो गए। और आपका एक ह्रस्व आ है, इसे भी उसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें 7 + 1 = 8 स्वर आपके प्लुत होते हैं। यह कई बार परीक्षा में आ चुका है। हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? तो हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या आपकी 8 होती है। अब इसके बाद हम लोग स्वर के अगले प्रकार पढ़ेंगे, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, या आपकी नासिका या नाक हो गया, और इसके बाद ये दोनों क्या हैं? आपके ओष्ठ, जैसे आप ओठ कहते हैं। ओष्ठ के ठीक बाद क्या होता है? आपका दंत होता है। दंत जिसमें लगा होता है उसे हम मसूड़ा बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं। और जिह्वा बीच में, जिह्वा का ठीक ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसे हम तालु कहते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें अब पढ़ना है ओष्ठ। कुछ वर्णों को जब बोला जाता है तो हमारे ओष्ठ की आकृति भी बदल जाती है। ओष्ठ की आकृति बदल जाती है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी का ओष्ठ है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों सट जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बीच से वायु पास हो जाती है और एक गोले के रूप में बन जाते हैं। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ की आकृति